मैग्नेटिक फ्लक्स जिस पैटर्न पर चेंज हो रहा है, इंड्यूस्ड ईएमएफ हमेशा उसका अपोज कर रहा होगा। लेंज साहब आए, लेंज साहब ने कहा कि भाई साहब इस फॉर्मूले में एक माइनस भी लगा लो। फैराडे ने अपने दूसरे लॉ में ये बताया कि ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दैट कॉइल। थ्योरी बताई कि भाई अगर किसी भी कॉइल से रिलेटेड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। हाय एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी वाला। दिस इज शैलेंद्र पांडे, योर फिजिक्स एजुकेटर। सो प्यारे बच्चों, आज के सेशन में हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर का माइंड मैप करने वाले हैं, यानी आपके दिल में, आपके दिमाग में एक मैप ड्रॉ करने वाले हैं जिसमें आपको ये पूरा का पूरा चैप्टर समराइज्ड होगा कि भाई पहले ये टॉपिक है, फिर ये टॉपिक, फिर ये टॉपिक, फिर ये टॉपिक, और हर एक टॉपिक से रिलेटेड जो भी फॉर्मूले हैं, यानी कि ये जो लेक्चर है, ये लेक्चर न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से और रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ही तगड़ा लेक्चर होने वाला है। सो आइए अपने इस लेक्चर की हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के जो लॉज हैं, यानी फैराडे साहब का लॉ और लेंज साहब का लॉ भी पढ़ेंगे। मोशनल ईएमएफ के बारे में पढ़ने वाले हैं, सेल्फ और म्यूचुअल इंडक्शन पढ़ेंगे। थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस जो चीजें हैं, यानी कि एडी करंट, उसकी भी बात कर लेंगे हम लोग, और अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर की भी बात हम लोग कर लेंगे, ताकि आपका कोई भी पॉइंट छूटे ना। राइट। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है? सबसे पहली बात देखो, अगर किसी भी कॉइल से रिलेटेड मैग्नेटिक फ्लक्स कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा हो तो उस कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाता है, और अगर वो कॉइल क्लोज्ड है तो वहां पर इंड्यूस्ड करंट भी आ जाता है। इसी फेनोमेना को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लिए देयर शुड बी कंटिन्यूअसली चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स लगातार चेंज हो रहा है तो वो वहां पर इंड्यूस्ड ईएमएफ को जनरेट कर देगा, और अगर सर्किट क्लोज्ड है तो इंड्यूस्ड करंट को भी जनरेट कर देगा। लेकिन एक बात ध्यान रहे, इंड्यूस्ड ईएमएफ हमेशा जनरेट होता है चाहे सर्किट क्लोज्ड हो या सर्किट क्लोज्ड ना हो, दोनों ही केसेस में। अब बात यह है कि सर ये मैग्नेटिक फ्लक्स में कंटिन्यूअसली चेंज होगा कैसे? तो बेटा पहले मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में हमें पता होना चाहिए। मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब होता है नंबर ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू सर्टेन एरिया इन वैक्यूम और एनी स्पेस वेयर मैग्नेटिक फील्ड इज फ्लोइंग, है ना। यानी कि जहां पर मैग्नेटिक फील्ड है उस स्पेस में अगर मैं इतना एरिया ले लूं तो इस एरिया से आखिर कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, इसी को हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है, और मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है BA cos थीटा। ये वाला फॉर्मूला मैग्नेटिक फ्लक्स का तब एप्लीकेबल होता है जब मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, यानी कि कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है। लेकिन अगर यही मैग्नेटिक फील्ड आपकी वेरिएबल हो जाए तो यही आप इंटीग्रेशन के फॉर्मूले से करेंगे, यानी कि इंटीग्रल B.dA हम लोग कुछ इस तरीके से लिख रहे होंगे। तो ये फॉर्मूला तब होता है जब मैग्नेटिक फील्ड हमारा कांस्टेंट ना हो, जनरली तब हम इस फॉर्मूले को यूज कर रहे होते हैं। यानी कि नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के केस में आप इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, अदरवाइज आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अब मैटर ये है, जब मैग्नेटिक फ्लक्स आपको समझ में आ गया, देखो B मैग्नेटिक फील्ड है, A एरिया है, और थीटा उन दोनों के बीच का एंगल है। तो यहां पर आपको ये बात समझ में आ रहा है कि मैग्नेटिक फ्लक्स तीन चीजों पर डिपेंडेंट है। पहला है बेटा मैग्नेटिक फील्ड, दूसरा एरिया, और तीसरा एंगल। अगर इन तीनों में से कोई भी एक चीज चेंज हो जाए, या कोई दो चीजें चेंज हो जाए, या तीनों चेंज हो रही हो, तो वहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स हमारा चेंज हो जाता है। यानी मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करने के बेसिकली तीन तरीके हो गए आपके सिलेबस में: मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करना, एरिया को चेंज करना, और कॉइल के ओरिएंटेशन को, यानी कि उसके एंगल को चेंज करना। इन्हीं चीजों को हम लोग पढ़ रहे हैं। जब तक ये मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता रहेगा तब तक वहां इंड्यूस्ड ईएमएफ आता रहेगा, और अगर सर्किट क्लोज्ड है तो इंड्यूस्ड करंट भी आता रहेगा। आइए इन्हीं चीजों को इन डेप्थ पढ़ते हैं, यही आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहलाता है। तो सबसे पहले आपको देखो मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला बताया मैंने, पहले भी मैं बता चुका हूं कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो BA cos थीटा के बराबर है। लेकिन ये फॉर्मूला तब अप्लाई होता है जब मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म, यानी कि कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड हो, और अगर यही मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है, मतलब वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड है ना, तो ऐसे केसेस में इंटीग्रल B.dA हम लोग लिखेंगे, यानी कि इंटीग्रल BdA cos थीटा, ऐसा भी हम लोग लिख सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है बेटा, स्केलर क्वांटिटी है, और इसका जो SI यूनिट है वो वेबर है, और CGS यूनिट इसका मैक्सवेल होता है। यानी कि अगर मैं SI यूनिट की बात करूं तो इसका, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय एरिया है, तो इसका SI यूनिट हो गया टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर, और इसी टेस्ला मीटर स्क्वायर को ही वेबर कहा जाता है। जबकि अगर मैं CGS यूनिट की बात इसका कर दूं
तो मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट हो जाएगा गॉस और एरिया हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। इसी को बेटा मैक्सवेल कहा जाता है, यानी कि इसका एसआई यूनिट हो गया वेबर और इसका सीजीएस यूनिट हो गया मैक्सवेल। और अगर मैं इन दोनों में आपको रिलेशन बताऊं तो 1 वेबर का मतलब सिंपल है, दैट इज 1 टेस्ला मीटर स्क्वायर, है ना। और 1 टेस्ला जो है वो 10⁴ गॉस के बराबर होता है। 1 मीटर स्क्वायर जो है वो 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर होता है। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि भाई 1 वेबर जो है वो 10⁸ मैक्सवेल के बराबर होता है। मैक्सवेल को mx से डिनोट करते हैं और वेबर को WB लिख करके हम लोग डिनोट कर रहे होते हैं। ठीक, फिर नेक्स्ट चीजें हमारे पास आ गया कि भाई लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को दो लोगों ने मिलकर के समझाया। सबसे पहला मेन लॉ हम लोग कहते हैं फैराडे साहब का लॉ, यानी कि फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडे ने बेटा दो नियम दिए थे। सबसे पहला नियम तो वही है जो मैंने आपको थ्योरी बताई कि भाई अगर किसी भी कॉइल से रिलेटेड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है तो वहां पर इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, और अगर सर्किट क्लोज्ड है तो इंड्यूस्ड करंट भी आ जाएगा। फैराडे ने अपने दूसरे लॉ में ये बताया कि ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दैट कॉइल। यानी उन्होंने बोला कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी है। डेल्टा फाई का मतलब चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स और डेल्टा टी का मतलब है बेटा टाइम इंटरवल। ठीक है, ये फैराडे साहब के लॉ है। उसके बाद लेंज साहब आए। लेंज साहब ने कहा कि भाई साहब इस फॉर्मूले में एक माइनस भी लगा लो, क्योंकि माइनस ये रिप्रेजेंट करेगा कि जिस पैटर्न पर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स जिस पैटर्न पर चेंज हो रहा है, इंड्यूस्ड ईएमएफ हमेशा उसका अपोज कर रहा होगा। यानी कि डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट इज ऑलवेज सच एज टू अपोज द कॉज दैट प्रोड्यूस इट। यानी जिस कॉज की वजह से वो मैग्नेटिक फ्लक्स वहां पर चेंज हो रहा है, ये इंड्यूस्ड करंट उसी मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने का अपोज कर रहा होगा। यानी कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स घट रहा है तो इंड्यूस करंट चाहेगा कि वो बढ़ जाए, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है तो वो चाहेगा मैग्नेटिक फ्लक्स घट जाए। अगर कोई कॉइल क्लॉकवाइज घूम रहा है तो वो चाहेगा एंटी क्लॉकवाइज घूम जाए। कोई मैग्नेट अगर दूर जा रहा है तो वो कोशिश करेगा पास में आ जाए। मैग्नेट पास में आ रहा है तो कोशिश करेगा दूर चला जाए। यानी अल्टीमेटली वो होने वाले उस प्रोसेस का बेटा अपोज कर रहा होता है। सो यहां पर यही देखो दो लॉज हमें बताए गए। सबसे पहला लॉ यही है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी है, और उसके बाद दिस इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल अपोजेस द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी कि वो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स का अपोज करता है। तो एक माइनस यहां पर और अप्लाई कर दिया गया है। ये किसने बताया था? ये लेंज साहब ने बताया था। तो हम लोग इसी लॉ को लेंज लॉ भी कह सकते हैं। लेंज साहब ने इस फॉर्मूले में समझ लो माइनस लगाने का काम किया था, या फिर आप ये कह सकते हो कि उन्होंने इंड्यूस्ड करंट या इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन एक्सप्लेन किया था कि क्या होगा। तो देखो यहां पर अगर प्रोपोर्शनलिटी हटता है तो एक कांस्टेंट आता है के बराबर, और बेटा अगर मैं एसआई यूनिट की बात करूं तो इस k की वैल्यू 1 हो जाती है इन द एसआई यूनिट। तो सबसे पहली बात, ये जो निगेटिव है, ये निगेटिव क्या बताता है? दिस निगेटिव साइन रिप्रेजेंट्स द ऑपोजिशन ऑफ चेंज इन फ्लक्स। यानी कि ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है या इंड्यूस्ड करंट है वो हमेशा फ्लक्स में होने वाले इस चेंज का अपोज करता है। तो ये बात मैंने आपको समझाया। फिर अगर हम लोग एसआई सिस्टम में बात करें, टाइम को सेकंड में ले लें, ईएमएफ को वोल्ट में ले लें, तो ये जो k होता है एसआई सिस्टम में, ये जो k होता है वो 1 के बराबर है। तो आपका एक फॉर्मूला आ गया है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ माइनस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी के बराबर है। और अगर कॉइल के n नंबर ऑफ टर्न्स हैं तो यही ईएमएफ n टाइम्स हो जाता है, यानी कि ईएमएफ बिकम्स माइनस n टाइम्स डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, राइट। अब यहां पर अगला हमने बताया करंट। देखो ओम्स लॉ कहता है कि V बराबर आई आर होता है, सो I इज इक्वल टू V बाई आर होता है। V मतलब वोल्टेज। तो यहां पर वही वोल्टेज का काम कौन कर रहा है? इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो आप क्या बोलोगे? करंट इज इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस। तो माइनस n डी फाई यानी डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ था, डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस कर दोगे बेटा तो करंट मिल जाएगा। यही करंट आपका इंड्यूस्ड करंट कहलाता है। लेकिन इंड्यूस्ड करंट तभी फ्लो होगा जब सर्किट हमारा क्लोज्ड होगा। यानी इंड्यूस्ड करंट की बात हम लोग सिर्फ और सिर्फ किसके लिए कर रहे होंगे? क्लोज्ड सर्किट के लिए करेंगे। अदरवाइज हम इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात करेंगे, लेकिन हम इंड्यूस्ड करंट की बात वहां पर नहीं कर रहे होंगे। कई बार इंड्यूस्ड चार्ज हमसे पूछा जाता है कि भाई इंड्यूस्ड चार्ज कितना है। बेटा अगर करंट हमें पता चल चुका है तो चार्ज तो आ ही जाएगा ना भाई। करंट इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी होता है। तो अगर आप यहीं से करंट में अगर आप टाइम का मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, तो ये हमें चार्ज दे देगा। जैसे ही आप टाइम का मल्टीप्लाई करोगे, देखो डेल्टा टी जो है
डेल्टा टी कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा माइनस एन डेल्टा फाई अपॉन आर। ये जो एन डेल्टा फाई है इसका मतलब क्या है, दैट इज टोटल चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स फॉर एन टर्न्स ऑफ द लूप, और आर का मतलब रेजिस्टेंस हो गया। सो टोटल फ्लक्स लिंकेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इंड्यूस्ड चार्ज। तो ये आपके छोटे छोटे फॉर्मूले हैं जिनका यूज यहां पर होने वाला है। नेक्स्ट स्लाइड पर हमारे पास आ गया है लेंज लॉ। लेंज साहब ने इंड्यूस्ड करंट या इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन बताया। उन्होंने ये कहा, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू अगर समझाऊं, तो इन्होंने ये कहा कि अगर ये मान लो एक कॉइल है, अगर ये कॉइल है और इस कॉइल में मैं गैल्वेनोमीटर जोड़ दूं, मतलब मैं देखना चाहता हूं इसमें करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और इस कॉइल के पास बेटा अगर हम लोग कोई एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल लेकर के आ रहे हैं, अगर मैग्नेट का नॉर्थ पोल इसकी तरफ आ रहा होगा तो ऑब्वियस है इस कॉइल से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा होगा। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा तो ये जो कॉइल है ये ऐसा बिहेव करेगा कि वो मैग्नेटिक फ्लक्स ना बढ़े, यानी कि यहां पर जो इंड्यूस्ड करंट आएगा वो हमेशा उसका अपोज करने की कोशिश करेगा, और इसी वजह से, अपोज करने की वजह से कॉइल का ये वाला जो एंड है ये भी नॉर्थ की तरह बिहेव करेगा। भाई नॉर्थ पोल पास में आ रहा है, ये भी नॉर्थ की तरह बिहेव करेगा, तभी ये उसको रिपेल कर पाएगा। नॉर्थ की तरह बिहेव करने का मतलब ये करंट एंटी क्लॉकवाइज है, तो यहां पर एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो होगा इन दिस डायरेक्शन। तो यहां पर इस लूप में देखो अपने आप करंट जनरेट हो गया है ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। यही हमारा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और इसका इस करंट का ये जो डायरेक्शन हमें पता चला है वो लेंज साहब के लॉ की वजह से पता चला। तो लेंज ने क्या कहा, इट स्टेट्स that direction of the induced EMF or induced current is always such as to oppose the cause that produce it। इस तरह से आप लिख सकते हो। और ये जो लेंज लॉ है मैं आपको बताएं, that always follow law of conservation of energy। तो लेंज लॉ हमेशा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो कर रहा होता है। सो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो माइनस एन डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी या डी फाई अपॉन डी टी के बराबर होता है। ये माइनस यहां पर लेंज लॉ को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगला कॉन्सेप्ट है बेटा ईएमएफ इंड्यूस्ड इन अ मूविंग कॉइल, मूविंग रॉड। तो ये बेसिकली मोशनल ईएमएफ का कॉन्सेप्ट है। मोशनल ईएमएफ के कॉन्सेप्ट में क्या होता है, देखो इनवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें एक रॉड है और इस रॉड को हम मूव करा रहे हैं, और इस रॉड का जो लेंथ है वो एल के बराबर है। जब ये रॉड मूव करता है तो इस रॉड की वजह से जो एरिया यहां कवर हो रहा है वो एरिया लगातार चेंज होता है। तो ईएमएफ की वैल्यू यानी कि मोशनल ईएमएफ की वैल्यू आती है BVL, ठीक है। और अगर यही रॉड कुछ एंगल बना रहा होता, थीटा एंगल बना रहा होता, तो यही हो जाता BVL साइन थीटा, ठीक है। लेकिन अपने सिलेबस में जनरली बुक में जो आपको मिलेगा वो यही मिलेगा कि परपेंडिकुलर रॉड है जो कि इस मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है ना, एज शोन इन दिस फिगर। तो क्या होगा, वहां पर मोशनल ईएमएफ आ जाएगा, दैट इज BVL। B क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, और V उसका वेलोसिटी है, L उसका लेंथ है। यहां पर फोर्स भी आ जाता है, और फोर्स की वैल्यू क्या हो गई, फोर्स की वैल्यू है IBL विच इज B स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन R। इस फोर्स की वजह से यहां पर कुछ पावर भी जनरेट होता है बेटा। तो पावर जनरेटेड का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू वेलोसिटी। तो पावर जनरेटेड बन जाएगा तुम्हारा B स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर डिवाइडेड बाई R। और यहां पे अगर हम देखें तो इतना ही पावर बेटा लॉस भी हो जाता है। तो जितना पावर यहां पर ड्यूरिंग दिस प्रोसेस जनरेट हुआ है उतना ही पावर यहां पर लॉस भी हो जाता है। यही से हमें यह पता चलता है कि भाई जो लेंज लॉ है वो बेसिकली हमारा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है। तो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, क्योंकि जब ये मूव करेगा यहां पर ईएमएफ आएगा, अगर ईएमएफ यहां पर आएगा, ठीक है, तो यहां पर फोर्स भी जनरेट हो रहा होगा क्योंकि इसमें इंड्यूस्ड करंट आएगा। ये करंट कैरिंग रॉड अगर मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा हो तो उसके ऊपर फोर्स लगता है, IBL साइन थीटा के बराबर है ना। तो उसी फोर्स से ये वैल्यू आ गई B स्क्वायर L स्क्वायर V बाई R। और अगर यहां पर फोर्स आ रहा है ना, तो ये फोर्स जनरली इसके मोशन का अपोज कर रहा होता है, लेंज लॉ को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो कुछ पावर जनरेट होता है और इतना ही पावर यहां लॉस हो जाता है। यानी ड्यूरिंग द प्रोसेस जितना पहले एनर्जी थी उतनी ही बाद में एनर्जी है। एनर्जी में कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ, लेकिन हाँ इंड्यूस्ड फोर्स जो यहां पर आएगा वो हमेशा इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा होगा। तो इस रॉड पर जो इंड्यूस्ड फोर्स आएगा दैट विल बी इन ऑलवेज जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन, राइट।
चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन कह लो या न्यूमेरिकल कह लो, इस पर सीधे सीधे क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। न्यूमेरिकल आने के चांस इस कॉन्सेप्ट पे बेटा बहुत ज्यादा रहते हैं। यहां पर ये कह रहे हैं कि अगर एक रॉड है, उस रॉड को अगर मैं ऐसे ऐसे रिवॉल्व कर रहा हूं, अगर मैं इस रॉड को घुमा रहा हूं, तो उस रॉड की वजह से आखिर कितना ईएमएफ जनरेट हो जाता है। तो ईएमएफ का फॉर्मूला है 1/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर। यहां पर बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। ओमेगा क्या है, ओमेगा इज एंगुलर स्पीड, या इसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी आप कह सकते हो। इट इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन ऑफ द रॉड। और ओमेगा को मेरे प्यारे बच्चों हम लोग 2πf भी लिख सकते हैं। ओमेगा इज इक्वल टू 2πf, जहां पे f फ्रीक्वेंसी है। ओमेगा को ही 2π अपॉन कैपिटल टी ऐसा भी लिखा जा सकता है, ठीक है। और L का मतलब है इस रॉड का ये वाला लेंथ। तो बता रहे हैं रॉड के इतने लेंथ की वजह से जो यहाँ इस पॉइंट पर जो भी ईएमएफ जनरेट हो रहा है इस रॉड के अक्रॉस, इतने रॉड के अक्रॉस जो ईएमएफ जनरेट हो रहा है दैट इज 1/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर। ध्यान रहे लेंथ केवल इतने की बात कर रहा हूं, क्योंकि यही वाला रॉड जब ऐसे ऐसे घूमता है तो वो इस तरीके का एक सर्कुलर रीजन क्रिएट कर रहा है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स यहां पर चेंज हो जाएगा, दैट इज पहले मैग्नेटिक फ्लक्स 0 था, अभी जब वो एक सर्कल कवर कर रहा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाएगा ना मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाई पाई आर स्क्वायर या पाई एल स्क्वायर। तो वहीं से ये डिराइव होकर के आता है इंड्यूस्ड ईएमएफ, जिसकी वैल्यू है 1/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर। बेटा पूछा जाता है इस पर न्यूमेरिकल, तो इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट है इंडक्शन के टाइप। तो सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन, दो इंडक्शन के टाइप है। सेल्फ इंडक्शन का मतलब सिंपल सा ये है, जब किसी एक ही कॉइल में पास होने वाला जो करंट है, अगर वो करंट चेंज हो रहा हो किसी भी कारण से, तो वहां पर इंड्यूस्ड ईएमएफ आता है, इंड्यूस्ड करंट आता है, और वो इंड्यूस्ड करंट ओरिजिनल वाले करंट का अपोज कर रहा होता है। इसी फेनोमेना को सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। सो व्हेन द करंट इन अ कॉइल इज चेंज्ड, जब एक करंट किसी एक कॉइल में जो फ्लो हो रहा है जब उसको चेंज किया जाता है, एन इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड इन द सेम कॉइल, दिस फेनोमेना इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन, है ना। यानी कि जो टोटल चेंज इन फ्लक्स है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। जितना ज्यादा वहां पर करंट फ्लो हो रहा होगा बेटा, चेंज इन फ्लक्स भी वहां उतना ही ज्यादा आ जाएगा, ठीक। सो प्रोपोर्शनलिटी हटता है, एक कांस्टेंट आता है एल के बराबर, तो एन फाई इज इक्वल टू एल आई, दैट इज टोटल चेंज इन फ्लक्स इज इक्वल टू एल टाइम्स आई। यही जो एल है ये सेल्फ इंडक्टेंस कहलाता है। इसी एल को बोलते हैं हम लोग कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। तो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस एल की वैल्यू आ गई एन फाई अपॉन आई, यानी टोटल चेंज इन फ्लक्स डिवाइडेड बाई करंट। अगर आप कभी भी ग्राफ आप बनाते हो एन फाई और इस करंट के बीच का, तो आप देख सकते हैं वाई एक्सिस पे एन फाई लिया है, एक्स एक्सिस पर मैंने करंट लिया है, तो ये ग्राफ एक सिंपल स्ट्रेट लाइन बनेगा, क्योंकि एन फाई हमारा जो है वो एल आई के बराबर है। और अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो इट इज वाई इज इक्वल टू एम एक्स, राइट। तो ये जो ग्राफ बना ये एक सिंपल स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन बना है, और इस ग्राफ का जो स्लोप है वो एल के बराबर है। और मैं आपको बताऊं स्लोप का मतलब ये जो एंगल जितना बन रहा है ना, स्लोप का मतलब होता है इसी एंगल का टैन, यानी कि टैन थीटा ही स्लोप कहलाता है। ये आप सबको पता होगा, आप लोग 12th क्लास में हो, है ना। तो यही स्लोप जो है वो सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू भी बता देगा बेटा। तो इस छोटे से ग्राफ पर बेस्ड भी न्यूमेरिकल आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, राइट। अब इंड्यूस्ड ईएमएफ की अगर मैं बात करूं तो फैराडे का लॉ क्या कहता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। तो ये बनेगा माइनस का एल डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी। जब तक करंट चेंज होता रहेगा तब तक ये इंड्यूस्ड ईएमएफ वहां बना रहेगा। जैसे ही करंट चेंज होना बंद, वैसे ही इस इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू भी जीरो हो जाएगी। इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो यूनिट होता है बेटा वो हेनरी होता है। और जिस तरह से लीनियर मोशन को अपोज करने का काम करता है ऑब्जेक्ट का मास, जिसको इनर्शिया बोलते हैं, रोटेशनल मोशन को अपोज करने का काम करता है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, आपने 11 में पढ़ा होगा। बिल्कुल उसी तरीके से इलेक्ट्रिकल इनर्शिया होता है ये सेल्फ इंडक्शन, यानी कि सेल्फ इंडक्शन एक्ट एज इनर्शिया इन इलेक्ट्रिकल सर्किट, यानी किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट को उसमें होने वाले चेंजेस को अपोज करने का जो काम करता है वो हमारा सेल्फ इंडक्शन ऑफ द कॉइल कहलाता है। इसी को इलेक्ट्रिकल इनर्शिया नाम भी दिया जाता है। फिर है सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू। अगर एक बड़ा सा सोलेनॉइड है तो उस सोलेनॉइड के लिए सेल्फ इंडक्टेंस की जो वैल्यू होती है दैट इज म्यू नॉट म्यू आर एन स्क्वायर ए बाई एल। यहां पर ये जो एन है बेटा दैट इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो यहां पर सेम फॉर्मूला हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, म्यू नॉट इंटू म्यू आर एन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई एल। सेम फॉर्मूले को हम इस तरीके से भी मैनिपुलेट कर सकते हैं। अब यहां पर ये जो कैपिटल एन है इसका मतलब हो गया टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। कैपिटल एन का मतलब
टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, और स्मॉल l का मतलब हो गया लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड, a का मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द सोलेनॉइड। इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हो। म्यू नॉट क्या है? परमेबिलिटी ऑफ द वैक्यूम। म्यू नॉट की वैल्यू आप सबको पता होगी, दैट इज 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। और म्यू आर का मतलब है बेटा रिलेटिव परमेबिलिटी, जो कि हर एक मीडियम की अलग अलग होती है, और वो हमें क्वेश्चन में गिवन होती है जब भी उसकी बात किया जाएगा। तो यहां से एक बात और पता चलता है कि ये जो सेल्फ इंडक्टेंस है, दैट सेल्फ इंडक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स आप बढ़ाओगे तो सेल्फ इंडक्टेंस भी बढ़ रहा होगा। दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया आल्सो, एंड दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ दैट सोलेनॉइड आल्सो, राइट। तो ये चीजें हैं, ये पॉइंट्स ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है बेटा म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन का मतलब ये रहा कि अगर एक कॉइल ये रही हमारी, इस कॉइल को हम लोग प्राइमरी नाम देंगे, और एक दूसरी कॉइल हमारे पास और है, इसको हम सेकेंडरी नाम देंगे, ठीक है। प्राइमरी वाले कॉइल से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स हम चेंज कराएंगे। तरीका कुछ भी हो सकता है, आप ऑल्टरनेटिंग करंट भी फ्लो करा सकते हो, या ऑल्टरनेटिंग करंट नहीं आपको फ्लो कराना है तो यहां दूसरा तरीका है कि आप एक यहां पर सेल या बैटरी कनेक्ट करो, ठीक, और उसके साथ एक रियोस्टेट कनेक्ट कर दो। रियोस्टेट क्या करता है बेटा? वेरिएबल रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। अगर रेजिस्टेंस वेरिएबल हो जाएगा तो यहां पर फ्लो होने वाला करंट अपने आप वेरिएबल हो जाएगा। तो प्राइमरी वाले सर्किट में, कॉइल में फ्लो होने वाला करंट अगर लगातार चेंज हो रहा है तो बेटा उसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स उसका चेंज होगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स अगर चेंज होगा तो वो बगल में सेकेंडरी से भी पास हो रहा होगा। तो प्राइमरी में करंट चेंज करा के हम सेकेंडरी में चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स करवा देंगे तो सेकेंडरी में अपने आप इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, अपने आप इंड्यूस्ड करंट भी आ जाएगा। इसी प्रोसेस को म्यूचुअल इंडक्शन कहा जाता है। और मैं आपको बताऊं, चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ द सेकेंडरी कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग इन द प्राइमरी कॉइल, है ना। सो ये सेकेंडरी वाले कॉइल में जो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट इन द प्राइमरी कॉइल। जितना ज्यादा प्राइमरी में करंट होगा बेटा, सेकेंडरी का फ्लक्स उतना ही ज्यादा चेंज होगा। यानी चेंज हम एक में कर रहे हैं, इफेक्ट दूसरे में आ रहा है। इसी प्रोसेस को हम म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। और यही जब प्रोपोर्शनलिटी हटता है तो यहां पे कांस्टेंट आ जाता है m के बराबर, और इसी m को हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। जैसे पीछे आया था ना l, तो वैसे यहां पर आ जाता है m। m का मतलब कोफिशिएंट ऑफ द म्यूचुअल इंडक्शन। तो यहां पर देखो उसी चीज को समझाया गया है। अगर हमें कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन पता चल गया है तो अब हम यहां पर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आने वाला है सेकेंडरी में, हम वो भी निकाल सकते हैं। सो इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द सेकेंडरी इज इक्वल टू -m डेल्टा IP अपॉन डेल्टा t। देखो ये जो 2 मैं लिख रहा हूं ये सेकेंडरी के लिए, और ये जो मैं 1 लिख रहा हूं ये प्राइमरी के लिए है। तो इस तरह से बेटा फॉर्मूला अगर याद करो आप तो ज्यादा अच्छा है, आपके लिए बेटर रहेगा। आप कभी कंफ्यूज नहीं होगे कि 1 वाला प्राइमरी है या 2 वाला प्राइमरी है, राइट। सो इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द सेकेंडरी इज इक्वल टू -m टाइम्स डेल्टा IP अपॉन डेल्टा t। तो यहां पर म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू आप निकाल सकते हैं जब भी कभी आपको निकालने को बोला जाएगा यूजिंग दिस फॉर्मूला। सो म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द टू कॉइल इज डिफाइंड एज द EMF इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी कॉइल। देखो ये क्या था, ये EMF था सेकेंडरी कॉइल का, व्हेन द रेट ऑफ चेंज ऑफ द करंट इन द प्राइमरी कॉइल इज 1 एम्पियर पर सेकंड। यानी कि जब ये डिनोमिनेटर डेल्टा IP अपॉन डेल्टा t जब 1 एम्पियर पर सेकंड के बराबर होगा तो सेकेंडरी वाले में जो इंड्यूस्ड EMF आया है वही म्यूचुअल इंडक्टेंस के बराबर आएगा। यानी कि इस फॉर्मूले से ही हमने इसका डेफिनेशन भी निकाल लिया है। इसका भी यूनिट बेटा हेनरी होता है। और देखो चाहे आप प्राइमरी में करंट फ्लो करा के सेकेंडरी में आप इंडक्शन करवाओ या सेकेंडरी में करंट फ्लो करा के प्राइमरी में इंडक्शन करवा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू दोनों के लिए सेम होती है। सो म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द टू कॉइल डज नॉट डिपेंड ऑन द फैक्ट व्हिच कॉइल कैरीज द करंट एंड इन व्हिच EMF इज इंड्यूस्ड। ये किसी पर डिपेंड नहीं है कि भाई प्राइमरी में करंट फ्लो कराया या सेकेंडरी में हमने कराया है। प्राइमरी में कराओगे तो सेकेंडरी में इंडक्शन होगा, सेकेंडरी में करंट फ्लो कराओगे तो प्राइमरी में इंडक्शन होगा, है ना। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड रेसिप्रोसिटी थ्योरम ऑफ द म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा म्यूचुअल इंडक्टेंस का कोफिशिएंट क्या है हमारे पास। सो कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन अगर हम देखें तो m इज इक्वल टू √L1 L2 के बराबर है, ठीक है। और यहीं पे मैं आपको एक चीज और बताऊं कि अगर ये वाला फॉर्मूला हम लोग तब यूज करते हैं जब प्राइमरी का सारा फ्लक्स सेकेंडरी से पास हो रहा है, यानी कि देयर इज नो फ्लक्स लीकेज। अगर फ्लक्स लीकेज बिल्कुल नहीं है, आइडियल केस चल रहा है, प्राइमरी का सारा फ्लक्स सेकेंडरी से जा रहा है,
तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे m इज इक्वल टू अंडर रूट L1 L2। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो ये बन जाएगा m इज इक्वल टू k टाइम्स अंडर रूट L1 L2। यानी प्राइमरी का सारा फ्लक्स अगर सेकेंडरी से पास ना हो रहा हो तो यहां पर एक टर्म आ जाता है k। इसी k को बेटा हम लोग कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग। इसी k का नाम होता है कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग। परिश्रम बैच के जो बच्चे हैं उनको याद होगा, मैंने उनको ये चीज पढ़ाया था। कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग जो है दैट इज सिंपली डिफाइंड एज m अपॉन अंडर रूट L1 L2, राइट। तो अगर कभी ऐसा है कि भाई आइडियल केस हमें मानना है तो हम k की वैल्यू को 1 मान लेंगे, राइट। सो आइडियल केस में कि जब कोई फ्लक्स लीकेज नहीं है तो बेटा k की वैल्यू 1 होगी और फॉर्मूला ये बन जाएगा। और अगर ऐसा नहीं है, रियल प्रैक्टिकल केस हो रहा है कि भाई प्राइमरी का 80% फ्लक्स ही सेकेंडरी से पास हो रहा है, तो वहां पर ये k वाला टर्म आ जाएगा, यानी कि म्यूचुअल इंडक्टेंस इज इक्वल टू k टाइम्स अंडर रूट L1 L2, वेयर दिस k इज कोफिशिएंट ऑफ द फ्लक्स लिंकेज बिटवीन द कॉइल्स, या इसी को कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग भी कहा जाता है। आइडियल कपलिंग में k 1 होता है और जब कपलिंग बिल्कुल भी ना हो तो वहां पर k की वैल्यू 0 हो जाती है। रियल केस में ये k 0 से 1 के बीच में होता है बेटा, ठीक है। म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द सोलेनॉइड कॉइल सिस्टम, यानी कि अगर दो कोएक्सियल सोलेनॉइड्स हैं तो वहां पर म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या है, म्यू नॉट N1 N2 A बाई L। N1 क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी, तो इसको NP लिख सकते हो। N2 क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी, तो उसको आप NS भी लिख सकते हो। तो जो वहां पर अभी पीछे वाले फॉर्मूले में n स्क्वायर था, याद करो, म्यू नॉट N स्क्वायर A बाई L, ये फॉर्मूला हम लोगों ने पीछे लिखा था। सेम ये वही फॉर्मूला है, बस n स्क्वायर नहीं है यहाँ पर, क्योंकि प्राइमरी सेकेंडरी दो दो कॉइल्स हैं, तो NP NS दोनों को ले लिया गया है ना। तो सिंपल सा बिल्कुल सेम पैटर्न पे चल रहा है। ए क्या है, एरिया ऑफ द कॉइल्स, दोनों का एरिया हमने सेम माना है। अगर एरिया सेम ना हो बेटा तो सेकेंडरी का एरिया हम लोग लेंगे, या कह लो कि जो दोनों में जो कॉमन एरिया होगा हम वो वाला एरिया यहां पे रखेंगे। L इज द लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड, N1 इज द नंबर ऑफ टर्न्स in the first solenoid and N2 is the number of turns in the second solenoid, right? Next है energy stored in inductor। किसी भी इंडक्टर में, किसी भी इंडक्टर कॉइल में आखिर कितनी एनर्जी स्टोर होती है। देखो इंडक्टर क्या करता है, एनर्जी को अपनी मैग्नेटिक फील्ड में स्टोर करता है, राइट। जैसे कैपेसिटर होता है, कैपेसिटर इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी को स्टोर करता है, हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। बिल्कुल उसी तरीके से यहां पर भी है बेटा, ये भी एनर्जी को स्टोर करता है और इस एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ Li स्क्वायर। जैसे कैपेसिटर के लिए तुमने पढ़ा था ना हाफ CV स्क्वायर, बिल्कुल उसी तरीके का फॉर्मूला है बेटा हाफ Li स्क्वायर। और जैसे कैपेसिटर में आपने एनर्जी डेंसिटी पढ़ी थी ना 1/2 एप्सिलॉन नॉट इनटू E स्क्वायर, बिल्कुल उसी तरीके से आप यहां पर एनर्जी डेंसिटी पढ़ रहे हो, दैट इज B स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट। एनर्जी डेंसिटी का मतलब होता है एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। दिस सिंपली मींस एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। नेक्स्ट है बेटा एडी करंट। अब थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस चल के बात कर लेते हैं, कुछ जो हमारे यूपी बोर्ड के जो बच्चे हैं, अदर बोर्ड्स के जो बच्चे हैं, उनके लिए भी ये चीजें हो जाए, और सीबीएसई वाले बच्चों से भी मैं ये चीज की रिक्वेस्ट करूंगा बेटा, ये मत कमेंट करना कि सर ये आउट ऑफ सिलेबस है, मुझे भी पता है आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन कई बार बेटा आउट ऑफ सिलेबस चीजें भी पूछ दी जाती हैं। अगर ऑन द स्पॉट पूछ दिया जाएगा तो क्या करोगे, वहां रोना थोड़ी ना रोगे कि आउट ऑफ सिलेबस है सर क्या करें, अब बताओ। तो बेटा इसलिए थोड़ी एक आध चीज जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको पढ़ लो, है ना। एक आध चीज एक्स्ट्रा पढ़ लोगे तो उससे कोई आपका कुछ लॉस नहीं हो जाएगा। सो व्हेन एनी मेटल और कंडक्टर ऑफ एनी शेप आर सब्जेक्टेड टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, कहने का मतलब अगर कोई हमारे पास ऐसा कोई सब्सटेंस है ना, कोई मान लो ये ब्रिक है, ठीक है, ये हमारा मेटलिक ब्रिक है, मेटल का है, और ये किसी ऐसे रीजन में रखा हुआ है जहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है बेटा वो टाइम वेरिंग है, यानी टाइम के साथ मैग्नेटिक फील्ड लगातार चेंज हो रहा है। तो सोचो अगर मैग्नेटिक फील्ड ही चेंज हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों, तो इस सब्सटेंस से, इस ब्लॉक से पास होने वाला जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो भी चेंज हो रहा होगा, क्योंकि इस सब्सटेंस से पास होने वाला जो मैग्नेटिक फ्लक्स है भैया, उस मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला तो होता है ना BA cos थीटा। अगर मैग्नेटिक फील्ड ही चेंज हो रही होगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज हो रहा होगा। अगर इस सब्सटेंस से पास होने वाला बेटा मैग्नेटिक फ्लक्स यहां पे लगातार चेंज हो रहा है, तो ऐसे केसेस में क्या होगा, इससे इस पर इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा और इंड्यूस्ड करंट आएगा। वो जो करंट होता है वो इस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर इस तरीके से फ्लो करता है इसके सरफेस पर अंदर की तरफ, ठीक। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं भैया, एडी करंट बोलते हैं। एडी करंट का स्ट्रेंथ इतना ज्यादा होता है कि वो इस सब्सटेंस को रेड हॉट कर सकता है, तो ये हीट के फॉर्म में एनर्जी का लॉस करवाता है। तो पढ़िए, व्हेन एनी मेटल आर इज सब्जेक्टेड
to change in magnetic flux, induced current produced in the form of small loops। तो यहाँ पे loops के फॉर्म में करंट प्रोड्यूस होता है, जिनको एडीज भी कहा जाता है या एडी करंट कहते हैं। इट्स डायरेक्शन इज गिवन बाय लेंज लॉ। तो लेंज साहब के लॉ से ही हम इसकी डायरेक्शन को एक्सप्लेन कर पाते हैं। अब इसके एप्लीकेशंस की बात देखो, जो मैग्नेटिक ब्रेक्स होते हैं ना, जो बुलेट ट्रेन जिस टाइप की है, जो कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एक्सेलरेट हो रही होती है या डिसेलरेट हो रही होती है, तो मैग्नेटिक ब्रेक्स में हम लोग एडी करंट का यूज करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग, इंडक्शन मोटर, पावर मीटर, इन सभी में एडी करंट्स का यूज किया जाता है। डिसएडवांटेजेस की बात अगर मैं करूं तो मैं पहले ही बता चुका हूं, एडी करंट का स्ट्रेंथ इतना ज्यादा होता है कि वो सब्सटेंस को रेड हॉट करता है, यानी कि वो हीट के फॉर्म में एनर्जी का लॉस करवा रहा होता है। तो ये एडी करंट के कुछ यहाँ पे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है। कैसे प्रिवेंट करोगे, तो सबसे बढ़िया तरीका है कोटिंग कर दो, ठीक है, इंसुलेशन कर दो या किसी मटेरियल की कोटिंग कर दो, तो उससे एडी करंट को काफी हद तक प्रोटेक्ट किया जा सकता है। ठीक, अब आया एसी जनरेटर क्या है, तो इसका मैं बेसिक आपको पॉइंट बता रहा हूं कि भाई नॉर्थ पोल होता है मैग्नेट का, साउथ पोल होता है, इसके बीच में ये कॉइल रखा होता है। जब हम लोग इस कॉइल को रोटेट कराते हैं, जब कॉइल वहां पे रोटेट हो रहा होगा, तो कॉइल से पास होने वाला जो मैग्नेटिक फ्लक्स है प्यारे बच्चों, वो फ्लक्स लगातार चेंज हो रहा होता है, राइट। जब ये मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा होता है तो इस कॉइल में अपने आप इंड्यूस्ड ईएमएफ आता है, इंड्यूस्ड करंट आता है, और वहीं से ये करंट का जनरेशन होता है। ठीक है, तो यहां पर कार्बन ब्रशेस लगे होते हैं, कार्बन ब्रश कांटेक्ट कराता है, ये स्लिप रिंग्स लगी होती हैं। ठीक है, और यहां पर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आता है, उस इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला है NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी, और यहां पर ये जो NBA ओमेगा है, इसी को पीक ईएमएफ कहा जाता है। दिस इज नोन एज पीक ईएमएफ, या इसी को हम लोग ईएमएफ एम्पलीट्यूड भी कह सकते हैं, also termed as EMF amplitude, यानी this is the maximum value of EMF that can be created here, है ना। so E नॉट उसको लिखते हैं और इसकी वैल्यू होती है NBA ओमेगा। न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपसे इस फॉर्मूले पर पूछा जा सकता है कि ये सारा डेटा दे देगा, आपसे कहेगा मैक्सिमम ईएमएफ बता दो कितना होगा। ठीक है, मैक्सिमम ईएमएफ अगर आ गया है बेटा, तो आप करंट भी निकाल सकते हो। भाई करंट क्या होता है हमारा, ईएमएफ डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल, तो ये बन जाएगा आपका E नॉट साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस। तो ई नॉट बाई आर जो है बेटा वो आई नॉट बन जाता है, और यहीं से ऑल्टरनेटिंग करंट की बेटे शुरुआत होती है। ऑल्टरनेटिंग करंट आपका नेक्स्ट चैप्टर है, लेकिन उस नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत देखो इसी चैप्टर से हो जाती है। आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये करंट कौन सा करंट है, ऑल्टरनेटिंग करंट है, इसीलिए इसको एसी जनरेटर कहा जाता है। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको याद दिला दूं, जैसे लेंज लॉ को एक्सप्लेन कर रहा है कि अगर ये मान लो नॉर्थ पोल है, ठीक है, और इसकी तरफ मैं इसको लेकर के आ रहा हूं, मतलब ये कोई एक कॉइल है, मैंने ये एग्जांपल पीछे दिया भी था, एक कॉइल है, कॉइल की तरफ अगर आप नॉर्थ पोल ला रहे हो तो कॉइल का ये एंड भी नॉर्थ की तरह बिहेव करेगा, यानी इस एंड पर एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा होगा, राइट। और अगर आप इसी नॉर्थ को दूर ले जा रहे हो तो अब ये साउथ की तरह बिहेव करने लगेगा, यानी इस वाले एंड पर अब क्लॉकवाइज करंट आपको देखने को मिल जाएगा। यानी क्लॉक फेस रूल से हम लोग यहाँ पे नॉर्थ और साउथ पोलरिटी को डिसाइड कर देते हैं। उसके इस पर बेस्ड बेटा न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछे आते हैं, ठीक है, इस पर बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चंस आया करते हैं एग्जाम में, इसकी प्रैक्टिस आपको करना है। आपकी एनसीईआरटी में क्वेश्चंस भी गिवन है, परिश्रम बैच में मैंने वो सारे क्वेश्चंस करवाए भी हैं आप लोगों को। एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द क्लोज्ड लूप वेयर मैग्नेटिक फ्लक्स इज वेरीड। कह रहे हैं ईएमएफ जो है जब जनरेट होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात कर रहे हैं, तो जो उसकी वजह से जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट कंजर्वेटिव फील्ड। जनरली इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कंजर्वेटिव फील्ड होती है। कैसे पता, क्योंकि इंटीग्रल ई डॉट डीएल की वैल्यू 0 होती है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, यानी किसी भी क्लोज्ड लूप में अगर आप देखेंगे तो इंटीग्रल ई डॉट डीएल 0 होता है। लेकिन अगर मैं यहां पर बात करूं, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जो आता है दैट इज नॉट कंजर्वेटिव फील्ड, बिकॉज फॉर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड द लाइन इंटीग्रल यानी इंटीग्रल E dot dl around a closed path is non-zero। नॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ये जो है क्लोज्ड पाथ में इंटीग्रल ई डॉट डीएल की वैल्यू बेटा 0 होती है, लेकिन यहां पर क्योंकि जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आई है उसके लिए ये इंटीग्रल हमारा 0 के बराबर नहीं होता है। फिर नेक्स्ट एक क्वेश्चन और है, हमसे कह रहे हैं एक्सेलरेशन ऑफ अ मैग्नेट फॉलिंग थ्रू अ लॉन्ग सोलेनॉइड डिक्रीज, यानी अगर एक बड़ा सा सोलेनॉइड हो और उसमें हम एक मैग्नेट को छोड़ दें तो उस मैग्नेट का जो एक्सेलरेशन है वो डिक्रीज होता है, बिकॉज द इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस्ड इन द सर्किट ऑलवेज फ्लो इन सच डायरेक्शन दैट अपोजेस द कॉज दैट प्रोड्यूस
इंड्यूस रेट, वहां पर जो इंड्यूस्ड करंट आएगा वो इंड्यूस करंट लेंज लॉ की वजह से हमेशा ऐसा डायरेक्शन अपना बनाएगा कि वो प्रोसेस का अपोज करे। प्रोसेस क्या था, उस मैग्नेट का नीचे आना, तो हमेशा उसको अपोज करने की कोशिश करेगा, इसीलिए जो एक्सेलरेशन है बेटा उसकी वैल्यू वहां पर डिक्रीज हो जाएगी। सो मेरे प्यारे बच्चों, ये था हमारा आज का सेशन, और आज के सेशन में मैंने आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर पूरी तरीके से रिवाइज करा दिया है क्विकली। बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, मैंने इसके सारे कॉन्सेप्ट्स आपको रिवाइज करवा दिए हैं। तो आप सभी लोग अब न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को करने के लिए तैयार हैं। देखो फंडा यही होना चाहिए कि हर वीक में आपको एक लेक्चर दिया जाता है, हर मंडे एक लेक्चर आपका आ जाता है, तो आप इस लेक्चर को देखो और उसके बाद इस पूरे वीक आप इस चैप्टर के जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो। इसी एम के साथ हम लोग ये सेशन लेकर के आ रहे हैं, माइंड मैप सीरीज लेकर के आ रहे हैं। सो मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।